जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हज़रत मुफ्ती शाहिद उबैद साहब दामद बरकातुहू का शुक्रिया कि जिनकी इजाज़त और हज़रत मुफ्ती उज़ैर अशरफ उस्मानी साहब दामद बरकातुहू का शुक्रिया कि जिनकी दावत और इंतज़ाम पर मैं आप हज़रात के सामने क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक साइंसी तफसीलात पेश कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे आज के इस वेबिनार में मैं जिन सवालात का अहाता करूँगा उनमें सबसे पहले तो ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। दूसरा ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में क्या ताल्लुक है। तीसरा ये कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की हकीकत क्या है। और चौथा ये कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है। और पांचवा ये कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में मसनूई तौर पर कीमत कैसे पैदा की गई। उसके बाद जो सवालात हैं वो ये हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी में कोई फ़र्क भी है। तो ये तकरीबन 11 के करीब सवालात हैं जिनका मैं अहाता करूंगा। और जो आखिरी सवालात हैं अगर मुझे वक्त मिला तो उसके अंदर मैं फिर क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी के दरमियान 26 फ़र्क जो हैं उनकी भी वजाहत करूंगा इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ जी जी उससे पहले मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये कुछ मेरे मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में छपे हैं क्रिप्टो करेंसी के मौजू पे। इनमें आप ये बयानात में देख सकते हैं, ये काफ़ी तफसील मजमून है जो माहनामा बयानात में शाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के उन्वान पे। इसके अलावा मुख्तलिफ जराइद के अंदर मिसाल के तौर पर निदाए दारुल उलूम देवबंद वफ़ के अंदर, माहनामा अल हक़ के अंदर, माहनामा मफ़ाहीम, दारुल उलूम ईदगाह कबीर वाला और दारुल तक़वा, इन रसाइल के अंदर मुख्तलिफ इक़साद के अंदर जो है मेरे मज़ामीन क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक छपे हैं। इसके अलावा ये कुछ मज़ामीन हैं जिनके उन्वानात हैं जो कि मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये इंटरनेट पे भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी शाये हुए हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं। अच्छा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी अलबलाग से हज़रत मुफ्ती मुआज़ अशरफ साहब ने एक तफसीली मज़मून लिखा है NFT से मुताल्लिक। उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मज़मून की तकनीकी तफसीलात की नज़र-ए-सानी का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी कुछ अंग्रेज़ी में कुतुब हैं ब्लॉकचेन से मुताल्लिक, क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक। और ये मेरे कुछ मज़ामीन हैं अंग्रेज़ी में जो कि बाहर आयरलैंड के अंदर क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक छपे हैं। अच्छा, अब हम मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला सवाल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि हमारे पास खाता होता है, रिकॉर्ड होता है। यानी मिसाल के तौर पे जब कंप्यूटर नहीं थे तो उससे पहले लोगों के पास असासे होते थे, ज़मीनें थीं, जानवर थे, घर थे, ये सारी चीज़ें थीं। तो अगर कोई मर जाता तो उसकी विरासत को मुंतकिल करने के लिए खातों के अंदर, रजिस्टर के अंदर मैनुअली रिकॉर्ड अपडेट किया जाता था। और उसके लिए हमारे पास पटवारी का निज़ाम बाज़ जगहों पे अभी भी मौजूद है। तो ये जो कंप्यूटर की इजाज़त से पहले ये सारा निज़ाम मैनुअल था और लोग जो है लिख के ये सारी काम करते थे। फिर जैसे ही कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की इजाद ने सहूलत फराहम की और ये सारे रिकॉर्ड और खाते कंप्यूटर पे सेव होने लगे। यानी अगर कोई जायदाद किसी को मुंतकिल करनी है, विरासत मुंतकिल करनी है, मलकियत तब्दील करनी है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे जो स्प्रेडशीट्स हैं या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर ये चीज़ें मेंटेन होने लगी। फिर कंप्यूटर के अंदर और जो है तरक्की हुई और डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज होना शुरू हो गया। तो उसके लिए फिर हम ये जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं ये काफ़ी नहीं हुए। उसके लिए फिर हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए था और बड़ा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो कि इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके। मिसाल के तौर पे नादरा का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी है। तो उस करोड़ों की आबादी का शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड मेंटेन रखना वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स यानी डेटाबेस सिस्टम की वजह से मुमकिन हो सका। और ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है जैसे नादरा का सिस्टम हो गया, ये बुनियादी तौर पे एक सेंट्रल सर्वर होता है। नादरा का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है
तो वहाँ पे उन्होंने एक सेंट्रल कंप्यूटर रखा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से नादरा के जो ऑफिसेज हैं उनमें जो लोग मौजूद हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं, और फिर उस रिकॉर्ड के अंदर कोई तब्दीली करनी है, कोई नया एडिशन करना है, कोई चीज़ को हज़फ करना है, ये सारा काम वो करते थे। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इसकी बुनियादी खासियत ये है कि ये इसके ज़रिए से आप पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं एक जगह से बैठ के। यानी कराची ऑफिस में अगर कोई बंदा नादरा के ऑफिस में घुस जाए और रिकॉर्ड में चेंजेस करना शुरू कर दे, तो वो जब तक नहीं कर सकता जब तक कि इस्लामाबाद का जो नादरा का सर्वर है वो उसको अप्रूव ना कर दे। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम की एक खुसूसियत है। मगर सेंट्रलाइज सिस्टम की एक खामी ये भी है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। यानी अगर खुदा न खास्ता नादरा के हेडक्वार्टर पे जो सेंट्रल सर्वर है, कंप्यूटर है, वो ख़राब हो जाए या उस पर कोई साइबर हमला हो जाए, तो पूरे पाकिस्तान में जितना भी नादरा का रिकॉर्ड है उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये एक मसला है इसके अंदर। अब इस चीज़ के तदारुक के लिए साइंसदानों ने एक और निज़ाम दिया जिसको हम ब्लॉकचेन का निज़ाम कहते हैं। ब्लॉकचेन का निज़ाम यह है कि वही खाता होगा, वही रिकॉर्ड को हमने मैनेज करना है, मगर अब कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, बल्कि जो रिकॉर्ड है वो हर कंप्यूटर पे, यानी खाते की पूरी कॉपी हर कंप्यूटर पे मौजूद होगी। तो इससे जो है यानी हमारे निज़ाम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी रिकॉर्ड और खाते को मेंटेन करने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पे एक ब्लॉकचेन का एक तस्वुर है। तो अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे, नेटवर्क पे रिकॉर्ड को महफूज करते हैं। यानी जो भी रिकॉर्ड महफूज करना है ना, तो ब्लॉकचेन की मदद से वो रिकॉर्ड महफूज होता है, चाहे वो रिकॉर्ड जो है किसी भी चीज़ का हो। तो अगर हम ब्लॉकचेन की तारीफ करें तो ये है कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कंप्यूटर का डाटा रिकॉर्ड करने का तरीकाकार है जिसके अंदर जब हम रिकॉर्ड्स महफूज करेंगे तो फिर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। अगर कोई तब्दीली लानी है तो रिकॉर्ड के आखिर में वो तब्दीली शामिल की जाएगी। और इसी वजह से, इस खासियत की वजह से ब्लॉकचेन को हम ये कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन निज़ाम मुहैया करता है रिकॉर्ड को महफूज करने का। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई एक नुक्ते की भी तब्दीली करता है ना, तो हम उसको भी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और ये एक वो खुसूसियत है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी इसके अंदर जितना भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है उसको हम पूरा ढूंढ सकते हैं। जैसे मनी ट्रेल होती है ना, तो हम किसी एक बंदे ने ट्रांजैक्शन की तो आखिर तक वो ट्रांजैक्शन कहाँ तक गई, ये ब्लॉकचेन का निज़ाम हमें आसानी मुहैया कर सकता है। तो इसमें इससे जो फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ऑडिट का निज़ाम है वो बेहतर हो गया, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई, और इसी तरीके से जो है ना कंप्यूटर का निज़ाम में एक बेहतरी आई रिकॉर्ड महफूज करने के लिए। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए किया गया। यानी बिटकॉइन का इंदराज सबसे पहले ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर में हुआ, और सतोशी नाकामोटो, आप एक सुडोनिमस एक नाम है, उसने एक वाइट पेपर लिखा सन 2008 में, और पहली मर्तबा 2009 में उसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी शुरू की। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो इंदराज है वो ब्लॉकचेन की मदद से उसने किया। तो बुनियादी तौर पे ये जो बिटकॉइन उसने ब्लॉकचेन में उसने इंदराज किया, चूंकि ये एक करेंसी उसने इजाद की और करेंसी आवाम के सामने मशहूर की, तो उसमें चूंकि पैसों की जो है निज़ाम को हम सेव कर रहे थे, तो इस वास्ते इस ब्लॉकचेन के निज़ाम को लोगों ने, साइंसदानों ने अच्छी तरीके से परखा कि इसके अंदर कोई खामी तो नहीं है, पैसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई और कोई खामियां तो नहीं है। तो फिर हम साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि ये बहुत ही अच्छा निज़ाम है ब्लॉकचेन का। फिर इस ब्लॉकचेन के निज़ाम को उन्होंने दूसरी चीज़ों पे अप्लाई करना शुरू किया। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर में दूसरे जो निज़ाम हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, नादरा का रिकॉर्ड है, या और कोई भी एरिया जहाँ पे आपने रिकॉर्ड को महफूज करना है, वहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ। तो हम साइंसदान, रिसर्चर्स ये कह सकते हैं और ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है वो 5% से भी कम है, जबकि दूसरे शोबाजात के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कसीर है, 90-95% से भी ज़्यादा है। तो ब्लॉकचेन जिन टेक्नोलॉजीज का मजमूआ है वो ये खुसूसी तौर पे कंप्यूटर साइंस का शोबा है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग और डाटा स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट वगैरह
इसके अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का एक कंप्यूटर सिक्योरिटी का शोबा है, जिसके अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और इसके अंदर हम इस निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इसमें हैशिंग शामिल है, डिजिटल सिग्नेचर शामिल है, पब्लिक प्राइवेट की शामिल है, और फिर साथ साथ चूंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसमें फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंस का एक टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ों का मजमुआ मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेके आता है। अगर मैं थोड़ी सी तकनीकी तफसीलात में जाऊं तो ये एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर की टर्म में। हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर जो है ब्लॉक नंबर होता है, उस ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक से मुतालिक डिटेल्स होती हैं कि ब्लॉक में कौन सा हैश है, और मेटा डाटा उसके अंदर होता है, और फिर कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो पहला ब्लॉक होता है जब ब्लॉकचेन को स्टार्ट किया जाता है उसको जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। फिर इस तरीके से ये ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये ब्लॉक का निज़ाम बनाना, ये जो कंप्यूटर रिसर्चर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंसदान होते हैं, वो आराम से प्रोग्रामिंग के तहत किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये बना लेते हैं, और इसको बनाने में कोई परेशानी पेश नहीं आती। मैं खुद जब मास्टर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो एज ए असाइनमेंट के तौर पे मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई एक ब्लॉकचेन का निज़ाम बना के लेके आओ, तो ये कंप्यूटर साइंसदान और महक़क़ीन के लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन का तरीकाकार क्या होता है, ब्लॉकचेन का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले कोई सारिफ अपना अकाउंट बनाता है यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए से। फिर उसके बाद कोई वो सारिफ जो है ना एक ट्रांजैक्शन करेगा। ट्रांजैक्शन करने के बाद ये ट्रांजैक्शन साइन होती है। फिर इस ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जो तौसीक करने वाली नोड्स हैं उसको वैलिडेट करती हैं, और फिर वैलिडेशन जब हो जाती है तो फिर वो ट्रांजैक्शन मेम पूल के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अभी आप इन इस्तिलाहात से घबराइएगा नहीं, मैं इन सब की वजाहत करूंगा, बार बार वजाहत करूंगा, मगर अभी मैं उमूमी तौर पे आपके सामने ये सारा जो फ्लो है वो पेश कर रहा हूँ। ये सारी ट्रांजैक्शन जब मेम पूल के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, फिर माइनर नोड्स इन ट्रांजैक्शन को इकट्ठी करते हैं, और इकट्ठी करने के बाद ब्लॉक बनाते हैं। फिर माइनर नोड क्रिप्टोग्राफिक माइनिंग का अमल करते हैं, फिर ब्लॉक की तौसीक की जाती है, और फिर जो माइनिंग के अमल के अंदर कामयाब होता है उस माइनर को जो है ना ये कहा जाता है कि वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल कर दे। फिर शामिल किए गए ब्लॉक की मालूमात जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क में नशर कर दी जाती है, और फिर नशर किए गए ब्लॉक को जो है ना तमाम जो सारिफीन हैं वो अपनी ब्लॉकचेन में शामिल करते हैं, और इस अमल को ब्लॉक कन्फर्मेशन कहा जाता है। जब ये ब्लॉक आलमी ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, यानी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है, और ट्रांजैक्शन ब्लॉक का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है, और ब्लॉक भी ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है, यानी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। यानी देखें, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजे और आपकी पैसे उधर वसूल हो गए, पीछे बैंक का एक लेजर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उसको चेक करता है कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे ब्लॉकचेन के निज़ाम के अंदर कोई सेंट्रल सर्वर तो है नहीं, तो उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं ये सारे डिटेल प्रोसेस होते हैं। आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन होने के बाद वो मेम पूल में ट्रांजैक्शन जाएगी, दूसरे वैलिडेटिंग नोड उसको वैलिडेट करेंगे, और आपका ट्रांजैक्शन पूरा होने के लिए दूसरे सारिफीन का राज़ी होने पे मौकूफ़ है। यानी जब तक ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगी, जब तक कि उस नेटवर्क के अंदर दीगर सारिफीन उसकी तौसीक वो तनफीज़ नहीं कर देते। यानी ये अहम नुक्ता है। देखिए, मुझे आपको 1000 रुपये देने हैं तो मैं 1000 रुपये आपको दे दूंगा, मुझे किसी इस कमरे में मौजूद किसी दूसरे बंदे से तौसीक की ज़रूरत नहीं है तमाम लोगों से ट्रांजैक्शन के लिए। मगर ब्लॉकचेन के अंदर अगर मैं आपको पैसे भेजूंगा तो उसके लिए लाजमी है कि इस कमरे में तमाम लोग उसकी तौसीक करें, यानी पूरी दुनिया के अंदर लोग माइनर नोड्स उसकी तौसीक करें। जब वो तौसीक मुकम्मल होगी तो ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी। ये अहम नुक्ता है। इसके बगैर ब्लॉकचेन का निज़ाम, क्रिप्टो करेंसी का निज़ाम काम नहीं कर सकता। ये शरई लिहाज से आप हजरात मुफ्तियान इकराम इस पहलू पे गौर फरमा सकते हैं कि इसकी क्या हकीकत होगी। अच्छा, अब ब्लॉकचेन में चूंकि कोई सेंट्रल इदारा तो होता नहीं है, तो इसके अंदर आपको ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है, भरोसा पैदा करना पड़ता है। जब आप नॉर्मल माशी फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बैंक है, हुकूमत है, ये एतमाद देती है आपको, सेंट्रल बैंक आपको एतमाद देता है, आप उस पर भरोसा करते हैं। तो ब्लॉकचेन के अंदर ये एतमाद आपको मसनूई तौर पर पैदा करना पड़ता है, और ये जो मसनूई एतमाद होता है ये कंप्यूटर के निज़ाम और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स की मदद से
पैदा होता है जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं, पब्लिक प्राइवेट की है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं आपको मुरवजा बैंकिंग के निज़ाम से पैसे भेजने के तरीका की मिसाल दे देता हूँ, आप तमाम हजरात के इल्म में ही है। मिसाल के तौर पे एलिस है, उसने कुछ पैसे भेजने हैं बॉब को $1000 के करीब। तो वो क्या करेगी कि वो उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा बैंक का, मोबाइल एप्लीकेशन होगी, वो अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगी, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगी, और बैंक का जो सर्वर है वो उसके क्रेडेंशियल्स को, यूज़र नेम पासवर्ड को चेक करेगा। फिर ये चेक करेगा कि उसके पास अकाउंट में इतना पैसे भी हैं जिसका वो मुतालबा करिए कि बॉब को भेज दिए जाए। अगर होंगे तो फिर बॉब उसके लेजर में से, एलिस के लेजर में से, जो लेजर है उसमें से वो एंट्री हटा दी जाएगी, और वो एंट्री जो है बॉब के लेजर के बैंक को दे दी जाएगी, और बॉब का लेजर उस एंट्री को अपडेट कर देगा कि एलिस की तरफ से $1000 भेजे गए हैं। और फिर जब बॉब अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट को एक्सेस करेगा, तो वो उसको नज़र आ रहे होंगे कि उसके बैलेंस में $1000 का इजाफा हुआ है। अगर बीच में खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो सेंट्रल बैंक जो है वो सेटलमेंट करेगा, ट्रांजैक्शन को वापस करना है या गलत ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये निज़ाम इस तरीके से काम करता है हमारा मुरवजा बैंकिंग सिस्टम के अंदर। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो पीछे लेजर होता है, इस लेजर को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है, और फिर वो सेटलमेंट करता है। और जब हम यहाँ पे डिजिटली ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जो सेटलमेंट होती है, यानी जो फिजिकल मनी है उसको भी ट्रांसफर किया जाता है। आप डिजिटली कोई भी पैसा ट्रांसफर कर लें, मगर एट द एंड ऑफ द डे बैंक उसको सेटल करते हैं और वो पैसा बाकायदा फिजिकल तौर पे मुंतकिल भी होता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी के तनाजुर के अंदर फिजिकली ये चीज़ें नहीं होती। ब्लॉकचेन के निज़ाम के अंदर जब हम पैसा भेजते हैं तो ये एक, मैंने आपको कंप्यूटर्स का नेटवर्क बता दिया, पूरी दुनिया के अंदर ये कंप्यूटर्स मौजूद हैं, इनको मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से आपस में कनेक्टेड कर दिया। अब इसमें हर कंप्यूटर के पास जो लेजर है उसकी पूरी कॉपी मौजूद होगी, यानी आज से लेकर, यानी पीछे जब से शुरू हुआ है खाता, उससे लेकर आज तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जितना भी डाटा है, वो हर कंप्यूटर के पास होगा। और फिर कोई भी बंदा अगर अपने पैसे किसी को भेजना चाहता है तो वो लेजर के अंदर उसको अपडेट करेगा रिकॉर्ड को, और पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद तमाम लोग उसको अपने लेजर में अपडेट करेंगे, माइनिंग का प्रोसेस होगा, तौसीक होगी, अकूद का नफूज होगा, और फिर बॉब देख लेगा कि मेरे लेजर के अंदर इतने पैसे आ गए हैं। तो पैसे बराह रास्त मुंतकिल नहीं होते, खाते के अंदर इंदिराज अपडेट होता है। यानी ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं आगे जाके इसकी मजीद वजाहत करूंगा कि इस निज़ाम कैसे काम करता है, मगर इसका खुलासा ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अपडेट होंगी। तो अभी फिलहाल यहीं तक हम बात रखते हैं, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसकी तफसील लिख दी है, मैं आप हजरात को यही बात जो मैंने अभी अर्ज की थी ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये मैं स्लाइड्स आपको शेयर करूंगा तो उसमें आप उसको देख भी सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ताल्लुक क्या है। यानी अभी हमने पढ़ लिया कि ब्लॉकचेन एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत हम रिकॉर्ड को महफूज करते हैं, तो फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में क्या ताल्लुक हुआ। तो देखें, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आज तक वजूद में आई हैं वो सारी ब्लॉकचेन की मदद से उनको बनाया गया है, यानी 90-95%। तो हम मेजॉरिटी की बात करेंगे। उनमें से सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, वो ब्लॉकचेन पे ही बनाई गई। तो खुलासा इस बात का यह हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिससे खातों रिकॉर्ड का इंदराज होता है। ये इंदराज किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी विफाकुल मदारिस अरबिया के जो तलबा इकराम हैं उनके जो इम्तहानी नताइज हैं, अगर आप वो महफूज करना चाहते हैं तो आप ब्लॉकचेन की मदद से कर सकते हैं। रिकॉर्ड महफूज करना है, अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान में नादरा का शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड महफूज करना है तो वो रिकॉर्ड हम ब्लॉकचेन की मदद से महफूज कर सकते हैं। एक फैक्ट्री है जो कि शराब बनाती है, तो शराब की इस फैक्ट्री में कितनी शराब की बोतलें बेची गई या खरीदी गई, ये इंदराज भी हो सकता है। या किसने कितना सूदी कर्जा किसको फराहम किया, ये रिकॉर्ड भी महफूज हो सकता है। तो खुलासा कलाम ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम रिकॉर्ड को महफूज करेंगे। पहली मरतबा सन 2009 में जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ऐलान हुआ तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इंदराज ब्लॉकचेन में हुआ। ये एक इसके साथ आपस में जोड़ है कि यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया
वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले ने इंट्रोड्यूस किया और उसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इंदराज ब्लॉकचेन के अंदर किया। उसके बाद लोगों को ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई और फिर उन्होंने उसके अंदर और जिद्दत लेके आए कंप्यूटर रिसर्चर्स और साइंसदान, और फिर ये मुख्तलिफ शोबों के अंदर इसका इस्तेमाल होने लग गया। तो एक अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कॉइन सिरे से मौजूद ही नहीं होते, बल्कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में खाते में लेजर में महज फर्जी नंबरों का इंदराज होता है। मैं भी आपको आगे तफसीलन भी बता देता हूँ। तो ये फर्जी नंबरों का खाते में इंदराज हो रहा है, ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि साइंसदान और महक़क़ीन बताते हैं, और मैं बतौर कंप्यूटर साइंसदान आपको बहुत ही वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन हिस्सी तौर पर तो दरकिनार डिजिटल तौर पर भी मौजूद नहीं होती। देखें, इसकी मिसाल मैं आपको अभी आगे दे देता हूँ कि मैं क्यों ये दावा कर रहा हूँ कि हिस्सी तौर पे तो हमारे पास जैसे कागजी नोट हैं, डिजिटल जो है सिक्के हैं, सॉरी फिजिकल सिक्के हैं, वो हिस्सी तौर पे मौजूद होते हैं। बिटकॉइन जो है वो डिजिटल तौर पे भी मौजूद नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं तो ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। आप कोई तस्वीर लेते हैं, डिजिटल तस्वीर, वो एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। कोई फाइल आप अटैच करके ईमेल के जरिए से भेज देते हैं। बिटकॉइन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसको आप ट्रांसफ़र करते हो। इसको मिसाल के जरिए से मैं आगे समझाता हूँ, मगर उससे पहले एक बुनियादी चीज़ ये समझ लीजिए कि जब बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता तो फिर हम ये कैसे दावा कर देते हैं कि भाई मैंने इतने बिटकॉइन दूसरे बंदे को भेज दिए या उसके पास इतने बिटकॉइन मलकियत में थे। तो उसको हम खाते के अंदर जाके चेक करते हैं कि किसके नाम के आगे कितने बिटकॉइन दर्ज हैं, शुरू में कितने बिटकॉइन लिखे गए, और उसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट की और UTXOs अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट को देखते हैं। ये पूरा एक तरीकाकार होता है जिसके तहत हम ये मालूम कर लेते हैं कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस बिटकॉइन का मौजूद है और किसने किसको ट्रांसफर किया। इसकी अभी मजीद वजाहत आ जाती है। ये मैंने सारे साइंसी हवालाजात, ठोस साइंसी हवालाजात मुहैया कर दिए हैं जिसमें साइंसदानों ने ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई सिक्के मौजूद ही नहीं होते, फिजिकली तौर पे तो मौजूद नहीं होते, डिजिटली तौर पे भी मौजूद नहीं होते, और सिर्फ खाते के अंदर फर्जी नंबरों का इंदराज किया जाता है। उस इंदराज की मदद से हम मलकियत का तयन करते हैं कि किसके पास कितने बिटकॉइन मौजूद हैं। ये ठोस साइंसदानों की तहकीकात हैं। तो ये सारा मैंने आपको हवालाजात दे दिया, आप इसको जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। ये साइंसी तहकीकी मकालाजात हैं और ये कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के जो है ना मटेरियल नहीं है। साइंसदान जब कोई बात करते हैं तो साइंसी तहकीकी मकालों का हवाला देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे जैसे कोविड की वैक्सीन आई तो कोविड की वैक्सीन को हम ये नहीं देखेंगे कि व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया या अखबार में कोई खबर आ गई, बल्कि हम ये देखेंगे कि उस कोविड की वैक्सीन को साइंसदान ने कहाँ पे इजाद किया और वो इजाद किस साइंसी जरीदे में शाये हुई। जितना ज़्यादा अच्छा साइंसी जरीदा होगा उतना ही उसका मेयार आला होगा। तो ये मजबूत ठोस किस्म के साइंसी जराइद हैं जिनके अंदर कंप्यूटर साइंसदान और महक़क़ीन ने ये सारी हवालाजात दिए हैं। अच्छा, फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि हम क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए आम जो डेटाबेस सिस्टम होता है, आम कंप्यूटर का निज़ाम होता है, उसको क्यों नहीं अपनाते, हम ब्लॉकचेन को ही क्यों अपनाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होती, कोई बीच में कंट्रोल करने वाला नहीं होता। इस वजह से हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन के निज़ाम को अपनाते हैं। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी को ईजाद किया गया बिटकॉइन, तो ये दावा किया गया कि एक ऐसी करेंसी हम लेके आ रहे हैं जिस पे कोई हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा, जिसको IMF कंट्रोल नहीं करेगी, जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं करेगा, जिसको हुकूमतें कंट्रोल नहीं करेंगी। तो एक ऐसा कंप्यूटर निज़ाम आपने बनाना था जिसको कोई कंट्रोल ना करता हो। तो ये दावे की हद तक तो ठीक है, मगर अमली तौर पे ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं तीसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की हकीकत क्या है, और इसी के अंदर इसी के जेल में इस बात का भी इहाता हो जाएगा कि ये फर्जी नंबर कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं तारुफ करा देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसका हुजूम क्या है, और लोग इसमें क्यों इतना ज़्यादा इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया में इसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। अगर आप पूरी दुनिया के असासों की बात करें, पूरी दुनिया की, तो वो तकरीबन
पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल असासे हैं वो 487 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 487। और इसका 1% से भी कम क्रिप्टो असासों का हुजूम है। यानी अगर हम पूरी दुनिया की फाइनेंशियल असासों को गैदर कर लें तो 487 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब वो होते हैं, और इसमें 1% से कम हुजूम जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और उसके पीछे भी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग है। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मेटावर्स है, एनएफटीज हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा होता है, इस वास्ते इसका जो हुजूम है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये यानी अगर हम इस सारी क्रिप्टो करेंसी के हुजूम को देख लें तो 90% जो मार्केट है, मार्केट कैपिटल क्रिप्टो करेंसी का, वो दो बड़ी क्रिप्टो करेंसी पे मुनहसर करता है। एक बिटकॉइन है, दूसरी इथेरियम है। यानी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 17,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आ चुकी हैं। 17,000 से ज्यादा। आप भी क्रिप्टो करेंसी अपनी बैठ के यहाँ पे बना सकते हैं। यानी अशरफिया कॉइन के नाम से एक नई क्रिप्टो करेंसी बना लें, मगर उसके अंदर आपको मसनूई कीमत पैदा करनी पड़ेगी, लोग उसको मानेंगे, वो चलेगी, हुकूमत इजाज़त देगी, तो फिर वो आपकी अशरफिया कॉइन को लोग मान सकते हैं। तो इसी तरीके से बिटकॉइन के अलावा 17,000 करेंसी वजूद में आ चुकी हैं, मगर हम यहाँ पे बिटकॉइन पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। और पूरी क्रिप्टो करेंसीज का अगर अहाता कर लें तो दो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, बिटकॉइन और इथेरियम, ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज का कैपिटल के लिहाज से 90% से ज़्यादा है। तो इस वास्ते ये बुनियाद है। अच्छा, ये मैंने जो है ना ग्राफ लगा लिया कि आपके पास पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर दो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज का हुजूम है जो कि 90% से ज़्यादा है, और बाकी आप देख सकते हैं कि 17,000 से ज़्यादा जो है क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी कमेटी की, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट पे आप जिसको मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग धड़ाधड़ इसके पीछे पड़ते हैं? तो देखें, ये कुछ मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये मैंने जुलाई 2022 का डाटा लिया है, आप अभी भी जाकर डाटा ले सकते हैं। तकरीबन एक ही इसका पैटर्न होता है। ये बड़ी बिटकॉइन जो करेंसीज हैं, बिटकॉइन और इथेरियम। अब इसकी प्राइस आप देख लें, बिटकॉइन की एक बिटकॉइन की कीमत जो है उस वक्त $20,000 थी। तो $20,000 को आप कन्वर्ट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तानी रुपये में कितना बड़ा हुजम है। अब ये ग्राफ है, ये जुलाई 2021 से जुलाई 2022 का मैं पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर नीचे एक्स एक्सिस पे महीने हैं, अगस्त वगैरह से लेकर जुलाई तक, और वाई एक्सिस पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की कीमत का इंदराज है। तो आप ये देख सकते हैं कि जुलाई 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत जो थी 30,000 अमेरिकी डॉलर थी, और उस वक्त के हिसाब से एक बिटकॉइन 60 लाख पाकिस्तानी रुपए का बनता है। और सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर इस बिटकॉइन की कीमत दुगनी हो गई, और अक्टूबर 2021 के अंदर इसकी कीमत 60,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1,20,00,000 रुपए पाकिस्तानी हो गई। तब अगर एक बंदे ने जुलाई 2021 में एक बिटकॉइन खरीद लिया, 60 लाख की जो है सरमायाकारी कर ली, सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर उसने बैठे बैठे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसको 60 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट लेते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे पैसा कमा सकें। मगर इसकी एक दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड ये है कि जिसने अक्टूबर 2021 में 1,20,00,000 रुपए का एक बिटकॉइन लिया और उसने कहा कि मैं इसको रख देता हूँ और कुछ महीने इंतजार कर लेता हूँ, तो आप ये देखें कि जुलाई 2022 के अंदर अब एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 से भी कम हो गई है, यानी उसको 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं और स्पेकुलेशन के बेसिस पे, उतार चढ़ाव की बेसिस पे पैसा बनाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा, और ये उतार चढ़ाव से महीनों के हिसाब से नहीं है। ये मैंने एक और ग्राफ पेश किया है, दिन के अंदर उसका जो उतार चढ़ाव होता है एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर, वो भी इतना ज़्यादा होता है कि जो दूसरी चीज़ों के अंदर मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर सोना है तो सोने की कीमत में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, या रियल स्टेटस में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, मगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो उतार चढ़ाव का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लेके रख देते हैं, आप कुछ महीने इंतजार करेंगे, साल इंतजार करेंगे, फिर उसकी कीमत कुछ बढ़ती है। मगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये दिनों के अंदर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो ये वो बुनियादी वजह है
जिसकी वजह से लोग जॉब दर जॉब क्रिप्टो करेंसी में आते हैं और उसमें अपना पैसा लगाते हैं। और चूंकि इसकी कोई हुकूमत तो पीछे है नहीं, तो लोग आपस में ही इसकी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो है इसकी कीमत बढ़ाते हैं घटाते हैं। तो एक ग्रोह होता है जो पूरी इसकी जो है ना कीमत को उतार चढ़ाव करता है और फिर वो पैसे बनाता है। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे कंप्यूटर साइंस का शोबा है जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये डिजिटल, इसको करेंसी कहा जाता है, वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। और ये कंप्यूटर के निज़ाम के तहत काम करती है। इसमें कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होती, कोई बैंक या गवर्नमेंट नहीं होती। और क्रिप्टो करेंसी को अगर हमने ख़रीदना है तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की मदद से हम खरीदेंगे। और जो नई क्रिप्टो करेंसी बनती है, नई क्रिप्टो करेंसी बनने के लिए हमें माइनिंग का अमल करना पड़ेगा। माइनिंग का अमल, जैसे हम मिसाल के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने नई करेंसी छापनी है, पाकिस्तानी रुपया छापना है। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हमारी तरफ से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जस्ट 2-3 मिनट पीछे जाके अगर आप स्लाइड्स रिवाइज कर दें हमें। जी जी जी, ये यहाँ से शुरू करूँ? डेली बेसिस। थैंक यू जी, ये मैं ग्राफ दिखा रहा था जिसके अंदर जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की कीमत को दिखाया गया है। नीचे एक्स एक्सिस पे महीने हैं और वाई एक्सिस पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की कीमत है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जुलाई 2021 के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत जो थी वो 30,000 अमेरिकी डॉलर थी, यानी 60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपया। और अक्टूबर 2021 के अंदर इसकी जो कीमत हो गई वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपया हो गया। यानी एक बंदे ने अगर जुलाई 2021 के अंदर एक बिटकॉइन खरीद के रख लिया तो 3-4 महीनों के अंदर उसको 60 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तो इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर अपना सरमाया लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। मगर इसकी एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर एक बंदे ने अक्टूबर 2021 के अंदर एक बिटकॉइन खरीदा जो कि 60,000 अमेरिकी डॉलर का था, यानी 1 करोड़ 20 लाख का, और फिर उसने रख दिया, तो जुलाई 2022 के अंदर इसकी कीमत 20,000 डॉलर से भी कम हो गई। तो उसको 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। और ये उतार चढ़ाव सिर्फ महीनों का नहीं है, बल्कि एक दिन के अंदर भी इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है कि जो और दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर नहीं होता। सोने के अंदर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, पेट्रोल के अंदर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव दिनों के हिसाब से नहीं होता, करेंसीज में इतना एतबार नहीं होता। ये माशी माहिरीन की तहकीकात का खुलासा है। तो ये वजह है इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से लोग जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, सट्टा करने वाले हैं, वो उसमें पैसा लगाते हैं और उससे पैसा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का, जिनको ये काम करना नहीं आता, उनके पैसे डूब जाते हैं। तो हुकूमतें फिर कहती हैं कि आप इसमें पैसा ना लगाएं जब तक आपको ये काम करना नहीं आता। तो बुनियादी तौर पे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क की मोहताज होती है काम करने में। इसको कोई हुकूमत या बैंक वगैरह के निज़ाम के तहत ये काम नहीं करती। और अगर हमने क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना है तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से हम ये ख़रीदेंगे। और जो नई करेंसी बनती है बिटकॉइन, वो माइनिंग के अमल से बनती है। माइनिंग के अमल में अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि क्या होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने नया रुपया छापना है, हुकूमत ने कहा कि मैं नया रुपया छापना है, तो स्टेट बैंक कागजी करेंसी छापेगा। अब बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, माइनिंग के अमल से नई बिटकॉइन वजूद में आती हैं। अच्छा, फिर बिटकॉइन बेसिकली उसकी कोई अपनी ज़ाती की कीमत नहीं है, ये एक फ़र्जी नंबर है। इसका कोई अपना ज़ाती हम फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकते। देखें, जो कागजी करेंसी है, ये जो सिक्के हैं, अगर सिक्के होंगे, चांदी के सिक्के होंगे, सोने के सिक्के होंगे, या किसी मेटल के सिक्के हैं, तो आप उसको पिघला सकते हैं, उसको किसी और इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि उसकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो, मगर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है कागज़ की, तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना। रद्दी के तौर पे भी अगर वो बिक जाएगी तो इतनी तो वैल्यू होगी। मगर बिटकॉइन की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट तो दूर की बात, डिजिटली एग्जिस्ट भी नहीं करता, और वो सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम बिटकॉइन से कोई ज़ाती फ़ायदा उठा नहीं सकते। देखिए, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का एक सॉफ्टवेयर है, इसकी अपनी एक ज़ाती कीमत है, आप उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, उसकी मदद से आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। मगर बिटकॉइन कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्लॉकचेन के अंदर आपने इंदिराज फर्जी नंबरों का कर दिया तो बिटकॉइन हो गया। आप उसके अंदर प्लॉटों का इंदिराज कर दें फर्जी,
तो फर्जी प्लॉट तो हकीकत में वजूद में नहीं आएंगे ना, तो बस ये फर्जी नंबरों का इंदराज है। और दूसरी बात ये कि कॉइन एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके अंदर, और जब हम बिटकॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा होता है बुनियादी तौर पे। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टो के वर्ड से निकला है, और क्रिप्टोग्राफी जो है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का एक शोबा है, दोनों शोबों को मिला के। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई मख्फी तहरीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इस फन को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे इनकोडिंग है, और मवासलात के निज़ाम के अंदर जब हम कोई डाटा भेजते हैं, आप मिसाल के तौर पे कोई फाइल भेज रहे हैं गीगाबाइट्स के अंदर, या कोई और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो पीछे एल्गोरिथम्स काम करते हैं जो कंप्यूटर साइंसदानों ने बनाए होते हैं, उनको इनकोडिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। उनका काम ये होता है कि उसको महफूज करके भेजें, कोई बीच में उसको चुरा ना सके, उसका साइज़ छोटा करें, क्योंकि कंप्यूटर पे तो साइज़ बड़ा होता है, मगर जब उसको आप कम्युनिकेशन चैनल पे भेजते हैं तो उसकी जो स्पेस है उसको कम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के अंदर आ रही होती हैं। और फिर उसके अंदर एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स हैं, इंक्रिप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं और हैशिंग है, जो कि इस्तेमाल होती हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं कंप्यूटर साइंस की, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जिससे आप हजरात को उसका हुक्म और उसकी माहियत समझने में आसानी हो। अच्छा, अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये बिटकॉइन जब इजाद की गई, शुरुआत की गई, खाते में इंदराज किया गया, ये उसका लेजर है। अच्छा, ये आप लेजर आप खुद जाके देख भी सकते हैं, ये आप खुद जाके देख सकते हैं। और बिटकॉइन का ये ब्लॉक नंबर 0 है। ब्लॉक नंबर 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे बिटकॉइन की शुरुआत हुई है, ये 2009 में शुरुआत हुई है। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि सबसे पहले जो सतोशी नाकामोटो है, जिसने बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत की, उसने क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है, ये एक एड्रेस ले लिया, एड्रेस होता है आपका, और फिर उसके बाद उस एड्रेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, एक है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की है। और फिर उस ट्रांजैक्शन के बाद उसके अंदर जो अमाउंट है वो कुछ भी नहीं है, यानी कोई पैसा नहीं है, सिर्फ खाली एक ट्रांजैक्शन कर दी कि बस ये ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शन मैम पूल के अंदर जमा हो गई, और इसकी डिफिकल्टी भी 0 है, 1 है, यानी बहुत आराम से ये माइन हो जाता है। फिर एक दूसरे एड्रेस से उसने जाके उस माइनिंग के अमल को किया। माइनिंग का अमल ये होता है कि एक एक मसला है, मैंने उसको ढूंढना है, जो पहले ढूंढ निकालेगा वो माइनिंग के अमल में कामयाब हो जाएगा। इसको मैं मिसाल से वजाहत करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं सिक्का है, सिक्के को उछालूं, सिक्के का अगर एक साइड आ गई, हेड आ गया, तो मैं जीत गया, अगर टेल आ गया तो मैं हार गया। तो बस यही काम यहाँ पे हो रहा है कि माइनिंग के अमल के अंदर हमें एक नंबर ढूंढना होता है, वो नंबर जो सबसे पहले ढूंढ लेता है वो माइनिंग के अमल में जीतने का हकदार करार पाएगा, और बाकी जितने लोग हैं वो हार जाएंगे। और जो जीत जाएगा वो उसको 50 बिटकॉइन उसके नाम के आगे लिख दिए जाएंगे कि तुम्हें 50 बिटकॉइन मिल गए। और इस तरीके से नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का वजूद लेके आया जाता है। तो ये पहली मर्तबा सबसे पहले इस एड्रेस से जब बिटकॉइन को शुरू किया गया तो एक ट्रांजैक्शन कर ली गई, एक ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में कोई भी पैसा नहीं है, ट्रांजैक्शन करके वो मेमपूल के अंदर चली गई, और फिर वहाँ पे माइनर आया, माइनर यही लोग थे, उस वक्त कोई लोग जानते नहीं थे बिटकॉइन को, तो जल्दी से उन्होंने माइन किया। माइनिंग के अमल से उनको जो इनाम मिला, पहली मरतबा 50 बिटकॉइन उस एड्रेस के आगे उनके लिखे गए कि भाई ये तुम्हारे नाम के आगे 50 बिटकॉइन हमने लिख दिए। अभी इस बिटकॉइन की 50 की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक नंबर है कि बस मेरे नाम के आगे 50 बिटकॉइन लिख दिए गए, सतोशी नाकामोटो के नाम के आगे 50 बिटकॉइन लिख दिए गए। इस तरीके से ये पहला इंदराज हुआ। तो बाज लोग ये समझते हैं कि ये जो हैश वैल्यू है, आप ये देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सा एक नंबर है, वो समझते हैं शायद ये बिटकॉइन है, या ये दूसरा मर्कल रूट का जो हैश वैल्यू है ये बिटकॉइन है, और जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो ये बिटकॉइन के नंबर हैं जो कि ट्रांसफर हो गए। जबकि ये तो सिर्फ हैश नंबर है, इसको जो कंप्यूटर साइंसदान नहीं है या मौखिक नहीं है वो तो धोखा खा सकता है, मगर ये एक हैश नंबर है जो हैशिंग एल्गोरिथम के जरिए से आता है। मैं हैशिंग एल्गोरिथम को भी आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है, मगर खुलासा कलाम ये हुआ इस बात का कि बिटकॉइन का एक फर्जी नंबर का इंदराज होता है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर साइंस का इल्म नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि बिटकॉइन ये फर्जी, ये जो हैश नंबर है, वैल्यू है, ये बिटकॉइन है। अच्छा, ये फिर मैंने ट्रांजैक्शन बताई है कि किस तरीके से जो है ना वो बिटकॉइन का इंदराज किया गया, फिर दूसरे एड्रेसेस को वो ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो ये होती है कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे टोकन्स होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं,
तो बुनियादी चीज़ ये है कि कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी होगी जिसको काम करने के लिए किसी एक और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अपना सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इंदराज किया जाएगा। इसी तरीके से रिपल है, ईथर है, इन लोगों की अपनी ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर पे ये इंदराज किया गया है। इसके मुकाबले टोकन वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसको काम करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ओगर है, गोलन है, ये सारे के सारे जो है इथीरियम के ऊपर बनाए गए हैं। यानी इनका ये इस्तेमाल करेंगे इथीरियम ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर, मगर अपने टोकन्स का, अपनी क्रिप्टो करेंसी का इस पर इंदराज करेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक गाड़ी है जो आपने खरीद ली, अब इस गाड़ी की देखभाल आपने करनी है, ये कॉइन की मिसाल है। ठीक है, बिटकॉइन को बनाने वालों, इसकी देखभाल करना बिटकॉइन बनाने वालों की जिम्मेदारी है। जबकि अगर आपने गाड़ी किराए पे ली है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपका नहीं है, आप किराया देकर गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिसाल टोकन की है। अच्छा, अब ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है, ये थोड़ा सा अहम सवाल है। बिटकॉइन को वजूद में लाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन की गई, ट्रांजैक्शन खाली थी, फिर माइनिंग का अमल किया गया, माइनिंग में जो कामयाब हुआ उसके नाम के आगे 50 बिटकॉइन का इंदराज कर लिया गया। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन करते रहे और उन ट्रांजैक्शन की मदद से माइनिंग का अमल होता रहा, और माइनिंग के अमल से नई बिटकॉइन वजूद में आती चली गई। यानी क्रिप्टो करेंसी का जिसे कहते हैं, जैसे आम करेंसी के मुकाबले में हम कहते हैं कि आम करेंसी छप गई, तो बिटकॉइन इस तरीके से सर्कुलेशन में आई। ठीक है, अच्छा, फिर जब ये सर्कुलेशन में आती रही तो लोगों ने इसको दोहराया इस अमल को, और बिटकॉइन का कैपिटल आज जो देख सकते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में मसनूई तौर पर कीमत कैसे पैदा की गई, ये एक अहम सवाल है। ये आप हजरात मुफ्तियान इकराम के लिए हो सकता है गौर तलब हो। तो इसमें सबसे पहले तो देख लें, ये मैंने एक ग्राफ पेश किया है, साइंसदानों की ये तहकीक है। इसमें जब ये पाई चार्ट है, बेसिकली जनवरी 3 2009 से ये शुरू हो रहा है डाटा, और ये फरवरी 11 तक जा रहा है, 11 फरवरी 2011 तक। उसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि किस बंदे ने सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी माइन की, यानी किसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं कि एजेंट नंबर 1 जो है सतोशी नाकामोटो, जिसने बिटकॉइन बनाया, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन उसके पास मौजूद है। ये शुरू के 2 साल का डाटा मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त ये इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया। तो बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि भाई अभी जो है ना पुराना डाटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वजूद में कैसे आई, तो वही डाटा बताऊँगा ना, आज का डाटा तो नहीं बताऊँगा ना, तो मैं वजूद की बात कर रहा हूँ। तो वजूद में लाने की जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शुरू के 2 सालों में 64 लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइन की। यानी आप ये समझ लें कि ये कंप्यूटर साइंसदान और बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और सरमायाकार, उनका एक गठजोड़ था जो अमेरिका और जो है बरतानिया और इन ममालिक के अंदर, जापान वगैरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने नाम जाहिर नहीं किए और उन्होंने अपने एड्रेस बनाए। तो हम कम से कम एड्रेस की हद तक ये मालूम कर सकते हैं कि किस एड्रेस के पास कितने बिटकॉइन मौजूद हैं, उसने कितना बनाया। तो साइंसदानों की तहकीकात ये साबित करती हैं कि 64 लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की मलकियत को हासिल किया, उन्होंने बनाया। अब ये काम तहकीकाती इदारों का है कि वो मालूम करें कि उस एड्रेस के पीछे असल बंदा कौन है। ठीक है, मगर यहाँ तक की बात क्लियर है कि सबसे ज़्यादा ये 64 लोगों का कंट्रोल था। फिर उन्होंने उस बिटकॉइन को आगे लोगों में ट्रांसफ़र किया ताकि उसकी मशहूरी हो। तो शुरू के 2 सालों में बिटकॉइन की तमाम दौलत पर महज 64 लोगों का कब्जा था। यानी बिटकॉइन लॉन्च होने से लेकर उसकी कीमत जब $1 के बराबर हुई, उस वक्त 64 लोग वो थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को माइन करके उसकी मलकियत हासिल की। अच्छा, अब इसकी फ़र्जी कीमत कैसे पैदा की गई? फ़र्जी कीमत के लिए देखें, जैसे पहले तो मैंने बताया कि सतोशी नाकामोटो ने इसको ईजाद किया, और पहली मरतबा जब ट्रांजैक्शन की 50 बिटकॉइन का नाम अपने आगे लिख लिया। फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से और लोग ट्रांजैक्शन करते रहे और बिटकॉइन वजूद में आते रहे। उसके बाद 12 जनवरी 2009 को एक ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉक नंबर 170 के अंदर। इस ट्रांजैक्शन में सतोशी नाकामोटो ने जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है हॉल फिनी, उसको 10 बिटकॉइन भेजे। तो ये हम ब्लॉक नंबर 170 के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो इससे पहले और दीगर हजरात पहले वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बना रहे हैं। जब बना के काफ़ी बन जाती हैं तो फिर ब्लॉक नंबर 170 में जाके ये एक दूसरे कंप्यूटर प्रोग्रामर को ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं।
कंप्यूटर प्रोग्रामर हॉल फिनी को। फिर इसी तरीके से ये चलता रहता है सिलसिला, और मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, मुख्तलिफ लोग बिटकॉइन बनाते हैं, अपने नामों के आगे दर्ज कर लेते हैं। अभी तक इसकी कोई कीमत नहीं हुई है, लोग इसकी अभी सिर्फ ये फर्जी नंबर हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। उसके बाद 5 अक्टूबर 2009 में, चूँकि जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े पैसों वाले लोग थे, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है, तो उन्होंने फिर एक्सचेंज के अंदर इसकी कीमत मुतय्यन करनी शुरू की, और एक बिटकॉइन की कीमत जो मुतय्यन हुई वो $0.00076 यानी $1 से उस वक्त आप 1300 के करीब बिटकॉइन खरीद सकते थे। तो ये उन्होंने एक्सचेंज रेट मुतय्यन करवाया। एक्सचेंज के अंदर आपको अगर कोई करेंसी का एक्सचेंज रेट या किसी चीज़ का एक्सचेंज रेट मुतय्यन करवाना है तो उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, उसके तहत आप उसका एक्सचेंज रेट मुतय्यन कर लेते हैं इनिशियल। मगर उसके बाद जो है ना, उसका रेट अब कितना रहेगा ये फिर डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब बिटकॉइन का एक्सचेंज रेट तो मुतय्यन हो गया जो मैंने आपको बताया, मगर हकीकी अशिया की खरीदारी सन 2010 में हुई पहली मरतबा बिटकॉइन से, जिसमें 10,000 बिटकॉइन की मदद से 2 पिज़्ज़ा खरीदे गए, और वो भी जो है ना बड़ी मिन्नत तरले के बाद कि भाई ये 10,000 बिटकॉइन ले लो, मुझे 2 पिज़्ज़ा दे दो। तो एक बंदे ने कहा चलो यार मैं दे देता हूँ, वैसे ही दे देता हूँ तुम्हें। तो इस तरीके से पहली जो है ना हकीकी तौर पे 10,000 बिटकॉइन से एक पिज़्ज़ा खरीदा गया, 2 पिज़्ज़े खरीदे गए। अगर उनकी आज की मालियत निकालें तो वो करोड़ों पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे भी मनाया जाता है, क्योंकि ये पहली खरीदारी थी हकीकी अशिया की बिटकॉइन से। फिर लोगों ने और भी चीज़ें खरीदने की कोशिश की, क्योंकि ये तो एक फर्जी नंबर थे, तो लोग हिचकिचाते थे कि भाई हम क्यों आपको बिटकॉइन की बदले में आपको चीज़ें दें। मगर फिर भी ये चूँकि बड़े असर व रसूख वाले लोग हैं, पैसों वाले लोग हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इसकी जो है ना वक़्त पैदा होती चली गई। और फिर एक एक्सचेंज कायम किया गया 17 जुलाई 2010 के अंदर, जिसको एम्प्टी गॉक्स का नाम देते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हुआ डेडिकेटेड। फिर 9 फरवरी 2011 को एक बिटकॉइन की कीमत $1 के बराबर हुई, यानी 2 साल लगे। 2 साल के अंदर इन्होंने पूरा ये निज़ाम चलाया, और फिर जाके एक बिटकॉइन $1 के बराबर हुआ। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये 2 सालों के अंदर जब $1 की कीमत उसके बराबर हुई, फिर जाके जो है ना यानी लोगों ने उस पर मज़ीद भरोसा किया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों फर्जी नंबर कह रहा हूँ बिटकॉइन को। देखें, ख्याली प्लॉटों का मिसाल दे देता हूँ आपको। हम लोग इस महफिल में बैठे हुए हैं, इस रूम में, तो अगर एक बंदा अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये सोचे ख्याली तौर पे कि यार काश कि मेरी कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी होती, मिसाल के तौर पे लाहौर में DHA के अंदर, सिर्फ उसने जहन में सोचा है, और काश कि मेरे पास वो प्लॉट इतनी बड़ी सोसाइटी होती, प्लॉट्स होते और मैं उनको बेचता। जहन में बैठे बैठे उसने सोचा, फिर बैठे बैठे ही उसने कहा कि मैंने वो ज़मीन खरीद ली DHA लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, और फिर ख़रीदने के बाद उसने जहन में ही सोचा कि अब मैं वहाँ पे जो है ना प्लॉटिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे बिजली लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे दीगर सहूलियात लेके आ रहा हूँ। अब ये सिर्फ जहन में सोच रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है। फिर उसके बाद ख्याली तौर पे ही वो जहन में सोचता है कि अच्छा मेरी इतने प्लॉट्स होंगे, तो 100 गज वाले प्लॉटों की नंबरिंग मैं ये रख दूंगा A1 से लेकर A50 तक। 200 गज की प्लॉटिंग की नंबर मैं B1 से B50 कर दूंगा, और 1000 गज के प्लॉट भी होंगे जिनको C1 से C20 कह दूंगा। ये जहन में सोच रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है। फिर उसके बाद इन प्लॉटों के नंबरों को वो खाते के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड लिख देता है कि भाई इतने इतने प्लॉट हैं, और फिर हर प्लॉट की एक फर्जी कीमत मुतय्यन कर लेता है कि इस प्लॉट की इतनी कीमत होगी, वो आगे इंदराज कर देता है। और फिर चूंकि ये सरमायादार बंदा है, बड़ा असर और रसूख है, हुकूमत हल्कों में भी लोग उसको जानते हैं, दीगर हल्कों में भी लोग उसको जानते हैं, तो फिर ये अपना पैसा लगाता है और लोगों के अंदर इस प्लॉटों की स्कीम को मशहूर कराता है कि भाई देखो DHA लाहौर के अंदर एक नई स्कीम आई है। ठीक है, अभी उसने DHA लाहौर से इसकी मंजूरी नहीं ली उन प्लॉटों की, अभी ये जहन में बैठे बैठे ये सब कुछ कर रहा है, और लोगों को ये कहता है कि हमने फर्जी सोसाइटी बनाई है, इसमें इतने प्लॉट्स हैं, आप आइए इसमें ये करें। तो लोग एतमाद करते हैं कि भाई एक बड़ा मशहूर बंदा है, और मशहूर शख्सियात को उसके साथ ताल्लुक भी हैं, हुकूमती हल्कों में भी इसको जाना जाता है। तो उसने ये कीमत इख्तरा करके लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जा किया, और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि यार वाकई शायद कोई प्लॉटिंग की स्कीम मौजूद है, कोई स्कीम मौजूद है जहाँ पे घर मौजूद है। तो लोग उसको ख़रीदना बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर ट्रांजेक्शन शुरू हो जाती हैं, और ये सारा ट्रांजेक्शन्स का इंदराज वो ब्लॉकचेन के अंदर करता रहता है।
और लोग खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से प्लॉटों की कीमत मसनूई तौर पे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये प्लॉट अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के इसने सोचा, प्लॉटों की नंबरिंग की, फाइलें बनाई मसनूई तौर पे, लोगों को बेचना शुरू कर दी। इसके बाद इन्हीं प्लॉटों में से एक खरीदार ने ये सोचा कि यार मैंने ये प्लॉट खरीद लिए हैं, अब मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, अपना घर बनाता हूँ। तो जब वो जाके देखता है तो ये तो प्लॉट मौजूद ही नहीं है। ये तो पता चलता है कि एक फर्जी हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसका फर्जी नंबरों का ब्लॉकचेन में इंदराज किया गया। लोग जो है उन उन प्लॉटों को उन्होंने आगे बेचना शुरू कर दिया और इस तरीके से एक सारा निज़ाम चला। तो आप ये बताएंगे कि क्या ये फ्रॉड नहीं होगा? ये फ्रॉड होगा, हुकूमत फ़ौरन उसको पकड़ेगी। अगर कोई दलील देने वाला ये कहे कि देखें भाई ट्रांजैक्शन हो रही है, एक बंदे ने दूसरे से खरीद के प्लॉट दूसरे को बेच दिया, तो क्या आप उसको तस्लीम करेंगे? आप कहेंगे भाई ट्रांजैक्शन को आप छोड़ो, आप ये बताओ असली प्लॉट कहाँ है, खाली ट्रांजैक्शन का मैंने क्या करना है? या कोई बंदा ये दलील दे कि देखिए प्लॉट की पूरी पूरी लोकेशन मौजूद है, नक्शा मौजूद है, वो कहेंगे भाई नक्शा तो मौजूद है, असली प्लॉट पे उसको आप महमूल तो नहीं कर रहे ना, हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, वो तो किसी और की मलकियत है, आपने तो झूठ बोला है, फर्जी चीज बात की है, तो आप उसको नहीं मानेंगे। इसी तरीके से कोई ये कहे कि भाई देखो डिजिटली तौर पर मैंने प्लॉट नंबर C1 हर एक कैनाल का या 10 कैनाल का अपने नाम से तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया, डिजिटली ये रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया, तो आप कहेंगे ओ भाई डिजिटल रिकॉर्ड का मैं क्या करूंगा, वो असली तौर पर मौजूद ही नहीं है, तो फर्जी चीज़ है। तो बस यही काम बिटकॉइन के अंदर हुआ कि बिटकॉइन के अंदर एक बंदे ने, सतोशी नाकामोटो ने, उसने सोचा कि एक करेंसी होनी चाहिए। करेंसी सोचने के बाद उसने उस करेंसी का इंदराज कर दिया और ये पूरा ग्रो मिल गया और उन्होंने करेंसी बनानी शुरू कर दी और फिर इसमें मसनूई तौर पे कीमत पैदा की, जो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, और लोगों को इसमें ट्रस्ट भरोसा पैदा किया, लोगों ने इसको आगे बेचना शुरू कर दिया। अब ये निज़ाम ये है कि पूरा निज़ाम वजूद में आ चुका है और लोग इससे पैसा बनाते हैं, वो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब भी जाता है, तो इस तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है। तो ये प्लॉटों की मिसाल के अंदर कोई कह सकता है कि प्लॉट तो इस बात से धोखा है क्योंकि प्लॉट में असल में आप एक गलत बात कर रहे हैं, प्लॉट हकीकी तौर पर मौजूद नहीं है। तो बिटकॉइन के अंदर भी तकरीबन यही बात हो रही है। बिटकॉइन के अंदर आप एक ऐसी चीज़ की दावत दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, मैं साइंसदानों की टर्म में बता रहा हूँ, जो कि पहले वजूद में नहीं थी, फर्जी तौर पे आपने उसको खाते में इंदराज कर लिया और फिर उसमें मसनूई तौर पर कीमत पैदा की और अब जाके उसकी कीमत पैदा हो गई है, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ अब उसकी कीमत है, मगर ये कीमत मसनूई तौर पर पैदा की गई। तो ये जो हम बिटकॉइन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन तब्दीली हो रही होती है फर्जी नंबरों की, ये कोई हकीकी तौर पे बिटकॉइन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो ये मैंने उस बात का जवाब अर्ज कर दिया कि जिसमें मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन डिजिटली तौर पे मौजूद नहीं होते, ये उसकी हकीकत है। अच्छा, अब बिटकॉइन मशहूर कैसे हुई? ये भी तो है ना एक चीज़ कि यार लोगों ने इसमें क्यों इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन को जुए की मदद से मशहूर किया गया। देखें ये एक वेबसाइट है, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, डी ऐप, इसको सतोशी डाइस कहते हैं, और ये मैंने आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब बुनियादी तौर पे साइंसदान ये कहते हैं, ये महक़क़ीन का ये दावा है, साइंसी प्रूफ के साथ उन्होंने मुहैया किया है कि बिटकॉइन को जुए की मदद से मशहूर किया गया। यानी आप ये शुरू में देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई तो बहुत कम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी जब बिटकॉइन को पहली मरतबा लाया गया तो एक ट्रांजैक्शन थी, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हुई। ये जून 2012 में ये ट्रांजैक्शन 62,000 ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गई। अब इसमें किया उन्होंने ये कि ये जो डी ऐप है इसके अंदर आप ऊपर देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर्स हैं, 1x 2x 3x 25x 50x 1000x। तो उन्होंने ये कहा कि आप इनमें से पहले आप एक्सचेंज में जाके एक बिटकॉइन खरीद लें, जितने भी बिटकॉइन आपने खरीद लिए, फिर इस एड्रेस पे मल्टीप्लायर के अगेंस्ट जो एड्रेस है उस पर आप अपने बिटकॉइन भेजें। अगर आप उस बेट के अंदर, उस शर्त के अंदर, जुए के अंदर जीत गए तो आपको हम दुगना या चौगुना या 10 गुना या 1000 गुना बिटकॉइन देंगे। अगर आप हार गए तो आपके बिटकॉइन चले जाएंगे। तो अब एक बंदा है, उसने एक बिटकॉइन लिया $1 का मिसाल के तौर पे, और उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ 50x पे भेज देता हूँ। तो 50x पे वो एक बिटकॉइन भेजता है। अगर वो जीत गया तो उसको 50 बिटकॉइन वापसी में मिल जाएंगे, अगर हार गया तो उसका एक बिटकॉइन चला गया। इस तरीके से लोगों ने जब ये देखा कि उस वक्त बिटकॉइन की कुछ ना कुछ कीमत थी, लोगों ने देखा कि यार ये तो हमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, तो लोगों ने धड़ाधड़ इस एप्लीकेशन की मदद से जुए के अंदर, शर्तों के अंदर अपना पैसा लगाया और उससे जो है ना उन्होंने पैसे भी बनाए, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी लॉस किए। मगर खुलासा इस सारी बात का ये हुआ कि इससे जो ट्रांजेक्शन्स थी
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा मशहूरी हुई। तो इस तरीके से ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत बिटकॉइन को मशहूर किया गया। अच्छा, फिर एक सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह होता है कि नहीं होता। ये मैंने पहले अर्ज कर दिया कि बिटकॉइन जो है ये फर्जी नंबरों का इंदराज है। ये इसको किसी दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे हम महमूल नहीं कर सकते और ये सिर्फ इसकी अपनी कोई ज़ाती कीमत भी नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि देखें, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कोई बनाने वाला होता है ना, तो इसी तरीके से बाज़ हज़रात ये दावा करते हैं कि बिटकॉइन को कोई बनाने वाला नहीं है। यानी ये ऐसा ही दावा है जैसे बाज़ हज़रात ये करते हैं कि इस कायनात को किसी ने नौजुबिल्ला नहीं बनाया। भाई, जब कोई चीज़ मौजूद है उसको कोई बनाने वाला तो मौजूद है ना। तो बिटकॉइन को बनाने वाले भी मौजूद हैं और अभी मेंटेन करने वाले भी मौजूद हैं जो उस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। और वो आप MIT की डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव है, उसकी वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं। बिटकॉइन की कोर डेवलपमेंट टीम है। देखिए, सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर को आप मेंटेन करते हैं। जूम है, अगर आप जूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे जूम की कंपनी है, उसमें सॉफ्टवेयर हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे रब्ता करते हैं, आप उनसे खरीदते हैं सॉफ्टवेयर। तो बिटकॉइन सॉफ्टवेयर भी है, उसको भी एक सॉफ्टवेयर की कोर डेवलपमेंट टीम है जो उसको कंट्रोल करती है, उसमें अपडेट्स करती है। तो ये कहना कि जी कोई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं करती या कोई इसको चलाता नहीं है, ये साइंसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये साइंसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब हम जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तब वो हम लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो हम लोग जो ज्वेलरी से मुताबिक बात कर रहे थे बिटकॉइन की, तो वहां पे थे, तो उसके बाद फिर हमारा कैसे टूट गया। तो जी आदत आपको पता फिर जी, मैं शुरू कर देता हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिटकॉइन को जो मशहूर किया गया वो जुए की मदद से मशहूर किया गया। ये वेबसाइट है सतोशी डाइस की। इसके अंदर क्या है कि कोई भी बंदा एक्सचेंज से जाके बिटकॉइन खरीदेगा। मिसाल के तौर पर उसने एक बिटकॉइन खरीद लिए, फिर ये एड्रेस है, उस एड्रेस पे वो पैसे भेजेगा। मिसाल के तौर पर उसने 50x पे पैसे भेजे, तो 50x का मतलब ये होगा कि या तो एक बिटकॉइन के बदले अगर वो शर्त जीत गया, जुआ जीत गया, तो 50 बिटकॉइन उसको मिल जाएंगे। अगर हार गया तो उसके एक बिटकॉइन चला जाएगा। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ कि यार हम बिटकॉइन खरीदते हैं और इन एड्रेसेस पे भेजते हैं, हमें बहुत ज़्यादा बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को मिले भी, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कीमत उसकी पैदा कर दी गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर ये शो किया गया है कि जून 2012 के अंदर इसी के पीछे, यानी इस जुए की मशहूरी की वजह से ट्रांजैक्शन की तादाद बहुत बढ़ गई। तो ये साइंसी तहकीक है जिसके तहत ये साबित किया गया है कि बिटकॉइन को यानी उसको मशहूर करने के अंदर इस वेबसाइट और जुए की इस्तेमाल है ताकि लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। फिर मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिटकॉइन दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद की तरह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और ये एक मसनूई नंबरों का इंदराज है। और मैं ये कह रहा था कि देखें, ये जो कायनात है इसको बनाने वाला कोई है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो कोई चीज़ होती है तो उसको बनाने वाला होता है। तो बिटकॉइन को भी बनाने वाला मौजूद है, पूरी टीम है जिसको बिटकॉइन कोर डेवलपमेंट टीम कहा जाता है। बंदे हैं, असली बंदे मौजूद हैं अमेरिका के अंदर और दूसरे ममालिक से उनका ताल्लुक है, जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, उसको चलाते हैं। तो बाद लोग ये दावा करते हैं कि जी बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको कोई चलाता नहीं है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। भाई, ये कोर डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, MIT के अंदर बहुत सारे वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। कितनी चेंजेस उन्होंने की ये आप सारी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसका साइंसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता। एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसको चलाने वाले भी मौजूद हैं। फिर सॉफ्टवेयर के रूल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी का रूल है ना बिटकॉइन का कि इसकी ट्रांजेक्शन की फीस इतनी होगी, तो इसको भी बाकायदा उन्होंने कोट किया हुआ है। उसकी फीस को कभी वो बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं, और करते भी हैं। ये सारा काम वो करते हैं। ये जाके कोई बंदा साइंसी तौर पर उसको जाके चेक कर सकता है। साइंसदानों ने ये बात वाजे कर दी है। तो इस बात का खुलासा ये हुआ कि ये दावा साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं है कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई हुकूमत नहीं चलाती। ये सिर्फ एक आवाम को धोखा देने की बात है। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अमल में जल्दी से बताता हूँ। माइनिंग के अमल से हम जो है ना, ये शायद आप मुफ्तियान हजरात के लिए भी अहम हो, क्योंकि इससे इसका शरई हुक्म से भी इसका ताल्लुक है। माइनिंग के अमल से नई क्रिप्टो करेंसी का वजूद में आती है। तो माइनिंग का अमल ये होता है कि जिसकी मदद से आप जैसे पैसों की छपाई करते हैं ना, कागजी करेंसी की छपाई कर ली, तो माइनिंग के अंदर आप नई क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं। अब इसमें होगा ये
कि एक क्रिप्टोग्राफिक पजल होगा, एक मसला होगा हिसाब का, एक नंबर आपने ढूंढना है, जो नंबर उसको पहले ढूंढ लेगा वो माइनिंग का अमल का जो है ना हकदार कहलाएगा, उसके मुआवजे का। तो जो मुआवजा मिलता है उसको माइनिंग रिवॉर्ड कहते हैं, और ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। एक ये कि जिसमें ब्लॉक रिवॉर्ड है, यानी आपको माइनिंग के अमल से जो बिटकॉइन नए मिले, 50 बिटकॉइन शुरू में मिलते थे वो मिलेंगे, और दूसरा जितनी ट्रांजेक्शन्स आपने ली हैं उन ट्रांजेक्शन्स की फीस होगी। एक ब्लॉक के अंदर आपने 10 ट्रांजेक्शन शामिल की हैं या 20 की हैं या 100 की हैं, तो हर ट्रांजेक्शन की कुछ फीस होगी। तो जो भी माइनिंग करेगा उसको ये 2 तरीके से उसका मुआवजा मिलेगा। माइनिंग का अमल ये होता है कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माइनिंग के अमल में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यानी आजकल जो माइनिंग के अमल से जो बिटकॉइन मिलते हैं वो 6.25 BTC मिलते हैं। ये हर 4 साल बाद कम हो जाते हैं। सबसे पहले 50 बिटकॉइन थे, उसके बाद 25 हुए, फिर 12.5 हुए, फिर उसका आधा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा आखिर में जाके। माइनिंग पूल्स की स्कीम्स होती हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं और मुआवजा बनाते हैं। जो माइनिंग के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हैशिंग, जो माइनिंग की बुनियाद है। हैशिंग ये होती है कि आप एक नंबर देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं, उस पर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन लगाते हैं। ये ख़ास कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी का टॉपिक है, और उसकी मदद से जो है ना आपको एक फिक्स आउटपुट मिलती है। यानी आप एक लफ्ज़ दे दें, एक पेज का सफ़ा दे दें या पूरी लाइब्रेरी दे दें, उसकी जो आउटपुट आपको मिलेगी वो एक फिक्स आउटपुट होगी। और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का मकसद ये होता है कि आप किसी भी डाटा की सालमियत को चेक करें कि उस डाटा में कोई तगय्युर तो नहीं आया। ये जो एल्गोरिथम है क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का, ये बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी के अंदर काम होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, जितने भी आप जितना भी डाटा आप कंप्यूटर पे इंटरनेट पे शेयर करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और यही एल्गोरिथम हम बिटकॉइन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको जो ईजाद करने वाले हैं वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी वाले हैं, जिन्होंने NSA जिन्होंने ईजाद किया है, और फिर अमेरिका का मेयारात का इदारा है NIST, इसने इसको मेयार बनाया है। तो अमेरिका के अंदर ये जो हुकूमती इदारे जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो सारी इसी मेयार के तहत होती है, और फिर पूरी दुनिया ने भी इसको अपना लिया है क्योंकि अमेरिका ने अपना लिया है। तो हम इंटरनेट पर जो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ करते हैं, तो पीछे हैशिंग एल्गोरिथम चल रहे होते हैं। तो साइंसदानों का काम ये होता है कि नए नए हैशिंग एल्गोरिथम देना, पुरानों को चेक करना कि वो कमज़ोर हैं कि नहीं है, ये हमारा काम होता है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हैशिंग करती क्या है। देखें, ये मैंने एक इनपुट दी। इनपुट का मतलब है कोई भी चीज़। मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया फॉक्स, यानी लोमड़ी, मैंने वर्ड लिख दिया। मैं इस पर हैश फंक्शन लगाऊंगा तो जो आउटपुट आएगी वो ये एक डाइजेस्ट आएगी, ये एक वैल्यू है जो हेक्साडेसिमल में है। अब ये नंबर सिस्टम है, जैसे नंबर सिस्टम के पास 10 डेसिमल का होता है ना, 0 1, 0 से लेकर 9 तक हिस्से होते हैं। अगर बाइनरी सिस्टम होगा तो उसमें 2 हिस्से होंगे, 0 और 1। एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, नंबरिंग सिस्टम, जिसमें 0 से 9 तक और ABCDEF यानी ये नंबर होते हैं। तो ये आउटपुट दे रहा है वो। तो बाज़ लोग इसको समझते हैं, इसको नहीं समझ पाते, तो समझते हैं कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने हरे बॉक्स के अंदर ये डाटा लिखा है, सेंटेंस में लिखा द रेड फॉक्स जंप्स ओवर द ब्लू डॉग। अब मैं इस पर हैश फंक्शन लगाऊंगा तो ये आउटपुट आएगी। अब अगर मेरे पास ये सेंटेंस मौजूद है और ये हैश की वैल्यू डाइजेस्ट मौजूद है, तो मैं चेक करके बता सकता हूँ कि यार इस डाटा के अंदर कोई तब्दीली हुई है कि नहीं हुई। तो अगर कोई बंदा एक लफ्ज़ का भी इसमें यानी एक हरूफ भी तब्दील कर देगा तो उसकी जो हैश वैल्यू है वो तब्दील हो जाएगी। तो इस वजह से इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कोई भी चीज़ की अगर आपने देखना है कि उसमें कोई नुक्ते बराबर भी तब्दीली की गई है, तो आप हैश फंक्शन की मदद से मालूम कर सकते हैं कि उसमें कोई तब्दीली तो नहीं की गई। तो ये वो चीज़ है जो हम बिटकॉइन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब माइनिंग का अमल मैं बता रहा था, तो माइनिंग का अमल क्या होता है उसको मिसाल से समझ लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर ये हेलो है, हेलो मैंने लिखा। अब इसमें मैं हैश फंक्शन लगाऊंगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा नंबर आ जाएगा। ये 128 बिट का हैश वैल्यू है। अब लोग समझते हैं कि ये हैश वैल्यू है ये बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन नहीं है, ये तो हैश वैल्यू है। अगर मैं हेलो के आगे सिर्फ एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दूंगा तो ये जो मैंने आपको हैश की आउटपुट बताई ये बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो जब भी मेरे सामने अगर ये वैल्यू हो तो मैं बता सकता हूँ कि इस पर हेलो एक्सक्लेमेशन का लगाऊंगा तो ये आउटपुट आएगी, अगर खाली लिखूंगा तो ये आउटपुट आएगी। हमेशा ये रूल है। अगर ये तब्दील हो गया तो इसका मतलब है वो हमारा हैशिंग एल्गोरिथम सही इजाद नहीं हुआ। तो ये साइंसदानों ने इजाद किया, बाकायदा उसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लगा के वही साबित करते हैं कि ऐसा ही आएगा हमेशा। अच्छा, अब ये बिटकॉइन के अंदर ये मुख्तलिफ जगहों पे हैशिंग इस्तेमाल होती है। मैं इस टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा, मगर मैं आपको माइनिंग का अमल बता देता हूँ कि होता क्या है।
माइनिंग के अमल के अंदर, बिटकॉइन के अंदर आपको एक नंबर ढूंढना होता है। जो बंदा उस नंबर को ढूंढ लेगा उसको कहते हैं नॉन्स, पहले ढूंढ लेगा वो माइनिंग का हकदार कहलाएगा। और वो नॉन्स क्या होता है कि आपने हैश वैल्यू, जैसे हैश वैल्यू है ना, वो ढूंढनी है। जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये हेलो है, ठीक है, हेलो यानी कोई ऐसा लफ्ज ढूंढो जिसकी आउटपुट ये वैल्यू आए। तो आप कभी लिखेंगे हाय, कभी लिखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी आप हर वर्ड इस्तेमाल करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये वैल्यू आपको आ जाए। इसी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमने क्या करना है कि एक नंबर ढूंढना है, उस नंबर की आउटपुट वो आनी चाहिए, हैश वैल्यू आनी चाहिए, ये उसने ढूंढना है। अब इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। देखें यही हैश वैल्यूज बिटकॉइन के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। ये मैं रेफरेंस के लिए आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें आप, ऊपर हैश वैल्यू है, ये नीचे है, तो लोग इसको समझते हैं शायद ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन नहीं है, ये हैश वैल्यू है। अच्छा, अब होता क्या है, माइनिंग से पहले थोड़ा सा मैं आपको और मजीद वजाहत करूंगा कि माइनिंग के अंदर क्या खामी है। माइनिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हम, कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये सीपीयू जैसा है। ये एक तकरीबन 12 से 15 लाख का मिलता है। इसका काम उस नंबर को ढूंढना होता है। ये एक आम कंप्यूटर से भी आप ढूंढ सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी ढूंढ सकते हैं, और ये आप मशीन भी ले सकते हैं, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये उस मशीन का पूरा कंटेनर है। इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। अभी इसकी ज़्यादा कीमत हो गई है क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से। इसमें वो सारी मशीनें लगी हुई हैं जो कि उस नंबरों को ढूंढेंगी, ठीक है। अब लोग ये मशीनें, कंटेनर्स ले लेते हैं, और ये इसके अंदर एयर कंडीशनिंग माहौल है, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं क्योंकि इसने एक नंबर ढूंढना है। अब आप देख लें कि माइनिंग के अमल के अंदर जो बिजली खर्च होती है, पूरे पाकिस्तान में पूरे साल के अंदर जो बिजली खर्च होती है वो 103 टेरावाट आवर पर ईयर खर्च होती है। यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी बिजली खर्च हो रही है, या अर्जेंटीना की, या नीदरलैंड की, या मुत्तहदा अरब अमारात की, इतनी बिजली पूरी माइनिंग के अमल में खर्च होती है पूरी दुनिया के अंदर। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने एक नंबर ढूंढना है। अब ये नंबर ढूंढना क्या चीज़ है? अच्छा, ये डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का जज बिजनेस स्कूल है, वो ये डाटा अपडेट करता है। पूरी दुनिया में माइनिंग जितनी भी हो रही है उसका डाटा निकाल करके बताता है कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो आप वहाँ पे जाके ये चेक कर सकते हैं। माइनिंग होती क्या है, देखें मिसाल के तौर पर मेरे पास एक तिजोरी है। तिजोरी पे 3 नंबर वाला ताला लगा हुआ है, और हर नंबर में जो कॉम्बिनेशन है वो 0 से लेकर 9 तक का है। तो मुझे तिजोरी को खोलना होगा, तो मैं उन नंबरों को ट्राई करूँगा। अगर मैं नंबर ढूंढने में कामयाब हो गया जो कि तिजोरी के मालिक ने रखा है, तो मैं तिजोरी खोल लूँगा। तो अगर 3 नंबर हैं तो मैं पहले कॉम्बिनेशन क्या लगाऊंगा, 0 0 0। अगर 0 0 0 तिजोरी के मालिक ने वो नंबर रखा होगा, तिजोरी खुल जाएगी, वरना नहीं खुलेगी। फिर मैं ट्राई करूंगा 0 0 1 0 0 2 0 0 3, फिर 1 0 1 1 0 2। इस तरह से मैं 1000 के करीब कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। तो चूंकि 3 नंबर है तो 1000 के कॉम्बिनेशन में मुझे वो नंबर वो मिल जाएगा। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं तुक्का लगाता हूँ, गैस करता हूँ, तो हो सकता है कि पहली मरतबा वो 5 6 8 लगा दे, तो 5 6 8 से हो सकता है ना खुले। इस तरह से वो गैस लगाएगा, मगर लाजमी नहीं है कि उसके गैस पूरे हों। अगर वो सिस्टमेटिक चलेगा तो 1000 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन उसको मिल जाएगा मैथमेटिकली। अब यही काम बिटकॉइन माइनिंग के अंदर होना है कि मिसाल के तौर पे आपके पास वो नंबर है, वो ढूंढना है। जो नंबर उसको ढूंढ लेगा पहले, वो माइनिंग का अमल का हकदार कहलाएगा। इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये तिजोरी है, इस तिजोरी में ये 3 नंबर है, 0 0 0। कोई बंदा तिजोरी का मालिक ये रख देता है। तो अगर कोई बंदा इस पर नंबर ट्राई करेगा पहली मरतबा 6 5 4, तो तिजोरी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अगर वो बंदा 0 0 0 ही कॉम्बिनेशन कर देगा, तो ये तिजोरी का दरवाज़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तिजोरी का दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। अब तिजोरी के मालिक ने उसका नंबर रख दिया 0 0 1। तो अगर आप नंबर ट्राई करें 9 9 9 या 4 4 4, तो कभी भी तिजोरी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा अनटिल एंड अनलेस आप 0 0 0 1 ना डालें। अगर आप 0 0 1 डालेंगे तो फिर आपका ये तिजोरी का दरवाज़ा खुल जाएगा। यानी आपको नंबर तलाश करना है। तो बिटकॉइन माइनिंग के अंदर आपको एक नंबर तलाश करना होता है, हैश वैल्यू तलाश करनी होती है। अब अगर तिजोरी पे 2 नंबरों का ताला लगा हुआ है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 0 2 0 9 तक। इस तरह से ये 100 पॉसिबिलिटीज होंगी, 10 रेज़ टू द पावर 2। 100 मुमकिनात हैं, 100 एहतमालात हैं कि ये तिजोरी इनमें से किसी नंबर से खुलेगी। अगर 3 नंबर वाला ताला है तो 1000 एहतमालात हैं। अच्छा, ये 1000 एहतमाल आप ट्राई कर सकते हैं। आप तिजोरी के सामने खड़े हो जाएं, 0 0 0 इस्तेमाल डालें, नहीं खुला, फिर 0 0 1 डालें, नहीं खुला। इस तरह से ये आपको 1000 कॉम्बिनेशन ट्राई करने में हो सकता है 10-15 मिनट लगेंगे। मगर यही काम अगर आप कंप्यूटर की मदद से कर लें तो माइक्रो सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे
तिजोरी पे 5 नंबर वाला ताला है, तो आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। अगर आप मैनुअली इसको करेंगे खुद बैठ के तो हो सकता है आपको 3-4 घंटे लगे। कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 6 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे कंप्यूटर पे तिजोरी का ताला है 10⁻32 यानी अरबों खरबों नंबर वाला कॉम्बिनेशन है, तो आप मैनुअली इसको करना चाहें तो मैनुअली आपको 1-2 साल लग जाएगा वो नंबर ट्राई करने में, क्योंकि सबसे पहले आप 0 0 0 0 32 के बाद एक नंबर ट्राई करेंगे, फिर दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, तो कितना वक्त दरकार होगा। अब कंप्यूटर के अंदर जब आप ये नंबर ढूंढेंगे तो उसको 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा। बस माइनिंग के अंदर आपने ये नंबर 10⁻32 इतना नंबर ढूंढना है, जो पहले ढूंढ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब इसी वजह से ये नंबर ढूंढने की वजह से इतनी बिजली खर्च होती है कंप्यूटर की, क्योंकि आपने इतने सारे कंप्यूटर लगा दिए नंबर ढूंढने। जैसे मैंने आपको कंटेनर दिखाया में हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर आपने लगा दिए जो उस नंबर को ढूंढेंगे, और ये एक पूरी रेस चल जाती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक नंबर ढूंढना है आपने उसकी कोई। देखें, अगर आप फैक्ट्री में कोई गारमेंट्स बना रहे हैं, कोई कपड़े बना रहे हैं, तो कोई काम की चीज़ में आपकी बिजली खर्च हो रही है ना, यहाँ पे तो एक फर्जी नंबर ढूंढना है आपने, ठीक है। तो ये माइनिंग के अमल की हकीकत है, यानी आपको माइनिंग के अमल के अंदर आप अगर आप अपने कंप्यूटर को लगाएं या मोबाइल फ़ोन को लगाएं तो खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल है कि आप माइनिंग के अमल में कामयाब हो जाएंगे। यानी आप फ़िक्री तौर पे इस पे हज़रात मुफ्तियान इकराम गौर फरमा सकते हैं कि एक बंदा है, उसने अपने कंप्यूटर लगाया, अपनी वसाइल लगाए, और उसके बाद बिजली लगाई, सब कुछ लगाया, और खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल है कि उस माइनिंग के अमल में कामयाब होगा। तो यहाँ पे गरर भी है, यानी अनसर्टेनिटी का पहलू भी आप हज़रात गौर फरमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। अच्छा, बिटकॉइन मुंतकिल कैसे होते हैं, तो उसका खुलासा कलाम यह है कि आप मार्केट प्लेस पे जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आप अपने पैसे पाकिस्तानी करेंसी या डॉलर वगैरह देते हैं और उसकी मदद से बिटकॉइन ले लेते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मगर बैक एंड पे जो सारा निज़ाम है वो मैंने आपको बता दिया। तो ज़ाहिरी तौर पे अगर कोई आम सा बंदा है वो कहेगा ये देखो भाई सॉफ्टवेयर मेरे सामने है, बिटकॉइन मैंने लिए, ये तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिए, मगर पीछे माइनिंग का अमल हो रहा है, पीछे अकूत के नफात दूसरों पे मुनहसर है, अनसर्टेनिटी है, और बहुत सारे पहलू हैं, वो सारे बैक एंड पे होते हैं। तो बैक एंड पे इसकी हकीकत ये है और फर्जी नंबर हो रहे होते हैं, मगर आम लोगों को ज़ाहिर तौर पे ये नज़र आता है। तो अगर कोई आम से बंदे से पूछेगा तो कहेंगे भाई देखो बिटकॉइन है, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रांसफ़र हो गए, मगर बैक एंड पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ये ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी डिटेल है, यही बात जो मैंने अभी अर्ज़ की थी कि अगर आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं तो होता ये है कि आपने ट्रांजेक्शन ऐड की। क्या आपके पास लाइट चली गई? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ये आपकी आवाज आ रही है? मैं शुरू करूं, अभी रुक जाऊं या शुरू करूं? Continue। जी, तो बिटकॉइन के अंदर जो ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, वो ट्रांजेक्शन वैलिडेट होती है, माइनिंग पूल के अंदर जाती है, माइनर्स उसको वैलिडेट करते हैं, फिर माइनर्स वो नंबर ढूंढते हैं जो उसमें कामयाब हो जाएगा, वो माइनिंग का अमल का हकदार कहलाएगा, फिर उसको मुआवजा मिलेगा और फिर इस तरह से ब्लॉक ऐड होता है। ये पूरा अमल लगता है माइनिंग के अमल के अंदर। अब मैं आपको क्योंकि टाइम कम होगा तो मैं असल मुद्दे की तरफ आ जाता हूँ। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको मुहैया कर दूंगा। अब मैं आपको साइंसदानों और आलमी माशी माहिरीन की जो तहकीकात का खुलासा है वो पेश कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो इक्तिसादी और मालियाती उमूर की कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट यूरोपियन पार्लियामेंट में जमा कराई थी, और उसमें जो माशी माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये करेंसी नहीं है। यानी करेंसी की कोई सिफात होती है ना, करेंसी की 3 मेन सिफात होती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आला मुबादला के तौर पर वो काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कदर को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट जिससे कदर आप तायुन करते हैं कदर का। तो ये तीनों सिफात बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर मौजूद नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द ही नज़र दौड़ा लें तो जितने लोग भी बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर आटा जाके ख़रीदना है, पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, तो आटा नहीं खरीद सकते, कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीद सकते। तो साइंसदानों ने पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, देखिए लेजर मौजूद है बिटकॉइन का, उसको गैदर किया और उसमें से बता दिया कि 90% 90 से 95% जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हो रही हैं, सरमायाकारी की हो रही हैं, और उससे जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी जा रही है वो 4 से 5% है। तो जब एक करेंसी के तौर पे ही काम नहीं कर रही और एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के तौर पे काम कर रही है, तो वो माशी माइनिंग उसको नहीं मानते। ये साइंसी तहकीकात हैं, ये ठोस बातें हैं, ये कोई ख्याली बात नहीं है।
तो ये क्रिप्टो करेंसी के बुनियादी सिफात पे भी पूरा नहीं उतरती। दूसरी चीज़ ये कि ये असासे के सिफात पे भी पूरा नहीं उतरती। देखिए असासा होता है ना, असासे की माशी माहिरीन कोई सिफात रखते हैं, गोल्ड है, सोना है, इसकी एक सिफत होती है, ठीक है। इसमें जो उतार चढ़ाव होता है, पेट्रोल है, कमोडिटीज़ हैं, उनकी एक सिफत है। मगर इसके अंदर मैंने बताया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या इसमें इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, इसमें इतना सट्टेबाजी का अंसर है, इस्तेमाल है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो माशी माइनिंग इसको एज अ क्रिप्टो यानी एसासे के तौर पे भी नहीं लेते। वैसे तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी नाम दे देते हैं, भाई क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो एसेट है, एसासा है, मगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर ये ना करेंसी के सिफात पे पूरा उतर रही होती है, ना ट्रेडिशनल जो हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं, उनके साथ ये मैच करती है। किसी भी पास असासे के साथ आप डॉलर की वेरिएशंस निकाल लें, 10 साल 20 साल की, उसमें जो वेरिएशंस हैं वो निकाल लें, गोल्ड में निकाल लें, सिल्वर में निकाल लें, प्लाटिनियम में निकाल लें, रोडियम में निकाल लें, इसी तरीके से रियल इस्टेट की निकाल लें, तो वो और ये असासे में मैच नहीं करती। फिर ये जो यूरोपियन सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन की जो हुकूमत है, वो अपने सार्फिन को मना करती है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये हुकूमती वार्निंग है जो 27 ममालिक, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली अपने सार्फिन को देती है कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट ना करो, आपके पैसे डूबेंगे। अगर आपके पैसे डूब गए तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट इसकी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बंदा मौजूद हो यूरोप के अंदर, किसी फ्रांस में हो जो है, या किसी भी मुल्क में हो, कनाडा में हो या कहीं और हो, तो आप उस कंपनी को जाके पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि ये लोग, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई है, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको जाके पकड़ नहीं सकते। इसी तरीके से ये एक साइंसी तहकीक का खुलासा है, ये है कि मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताया गया है कि इनमें जो 51% से ज़्यादा दौलत जो है ना, वो 100 से कम लोगों के पास मुर्तकिज़ है। यानी देखें, पाकिस्तान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ख़ानदान हैं जिनके पास पूरी दौलत मुर्तकिज़ है, ठीक है। इसी तरीके से पूरी दुनिया का अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि किसी भी मईशत के अंदर, किसी भी मुल्क की मईशत के अंदर 20% लोग 80% लोगों की दौलत को कंट्रोल करते हैं। इसको पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन उससे भी गिरी हुई है, यानी एड्रेसेस हैं, 100 से कम एड्रेसेस हैं इनके पास, 51% से ज़्यादा जो है ना वो करेंसीज एक्यूमुलेट हुई हैं। तो ये दावा करना कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माशी निज़ाम देती है कि जिसमें हुकूमतों की इजारादारी नहीं होगी, जो कि आम जो हुकूमतें हैं उसमें जो अदम मसावात है उसका हल है, ये साइंसी तौर पे और माशी माहिरीन के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। हकाइक की बुनियाद पे, प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे तो आप कुछ भी कहते रहें, मगर साइंसी तहकीकात इसके बिल्कुल बरक्स हैं, और ये कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी में जो दौलत की तकसीम है वो आम दुनिया की दौलत से तकसीम से भी बुरी है। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है? ये माइनिंग पूल्स कंट्रोल करते हैं आपकी। ये माइनिंग पूल्स का डाटा, आप ये मैंने पुराना डाटा निकाला है जून 2022 का, आप अभी का जाके निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि 5-6 माइनिंग पूल्स हैं जो हमेशा नई क्रिप्टो करेंसी बना रहे होते हैं, और उन्हीं की इजारादारी है, वही ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। अगर वो ना करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता। गलत बात है, ये एक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज ने 17 लाख सार्फिन के पैसे लेके भाग गया ये, अब ये इसको लिक्विडेट कर दिया गया। अब वो लोग अपने सार्फिन अपने पैसे भुगत रहे हैं अमरीकी अदालतों में, और वो लोग पैसे उन्होंने जमा किए और भाग गए। तो बुनियादी बात यह है कि साइंसी तौर पे डिसेंट्रलाइज का दावा, यानी ये जो कहा जाता है कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, ये साइंसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये माइनिंग पूल्स हैं, आपके पास बिटकॉइन प्रोटोकॉल को मेंटेन करने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, ये सारे मिलके जो है इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो देखें, बुनियादी बात यह है कि अगर आपके पास 200 ममालिक हैं, 195 या 200 ममालिक हैं, तो 195 या 200 लोग हैं जो पूरी दुनिया की मईशत, यानी वो हुक्मरान है ना, अमेरिका की हुक्मरानी अलग है, वो अपनी एक मईशत को चला रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं चला रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर तो 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आ चुकी हैं, और इनको तो वही लोग चला रहे हैं, बस उन्होंने नारा आगे रख दिया है जो कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। अच्छा, कानूनी हैसियत पे मैं आपको खुलासा पेश कर देता हूँ। कानूनी हैसियत ये है कि 2 ममालिक ऐसे हैं जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे इख्तियार किया है। इनमें एक है एल सल्वाडोर,
ये सेंट्रल अमेरिका का एक मुल्क है और दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो ये दो ममालिक हैं जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यानी अपनी करेंसी के तौर पर इख्तियार कर लिया है। मगर देखें, ये इससे पहले एल सल्वाडोर जो था उसने फ्रैंक करेंसी थी उसको अपनाया हुआ था, फिर उसने फ्रैंक को ख़त्म कर दिया और बिटकॉइन को अपना लिया। जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसकी पहले करेंसी कौन सी थी? अमेरिकी डॉलर। अब उसने अमेरिकी डॉलर को ख़त्म कर दिया और बिटकॉइन को अपना लिया। यानी ये वो ममालिक हैं जिनकी पूरी दुनिया की माशी मंजरनामे में अपनी कोई हैसियत नहीं है और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी पे इनका कंट्रोल नहीं है, तो वो बिटकॉइन को इख्तियार कर लेते हैं। तो वो कर सकते हैं। क्या अमेरिका ने डॉलर को ख़त्म करके बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना लिया? क्या बरतानिया ने पाउंड को ख़त्म करके अपनी बिटकॉइन को बना लिया? जो दुनिया के माशी माहिरीन हैं वो समझते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन कर रहा है, और अपनी मईशत को उसके हाथ में कंट्रोल थोड़ी देंगे। हाँ, चूंकि वहाँ पे गैम्बलिंग, जुआ और सट्टेबाजी की इजाज़त है, तो वो कहते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आप इसको ले लो, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। वहाँ पे आप लूडो भी खेल सकते हैं यानी जुआ भी खेल सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, कानूनी तौर पर जायज़ है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा आपका सही तरह इन्वेस्ट किया पैसे बन जाएंगे, अगर सही तरह इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसे डूब जाएंगे। अब ये जो चीज़ है इसके लिए उन्होंने कानून साजी की है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को और दीगर क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ममालिक कानून साजी करते हैं कि यार हमें पता तो हो कि तुमने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है, उसको तुमने बिटकॉइन के जरिए से उसमें इन्वेस्ट करके रख दिया, ये कहाँ इन्वेस्ट किया, या तुमने फाइनेंशियल टेररिज्म या FATF जो हम पे ग्रे लिस्ट की जो ग्रे लिस्ट में थे वो क्यों थे? वो यही थे कि हमारे कानून वादे नहीं है। और अमेरिका और यूरोप वगैरह ये सारे कहते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कितना मनी ट्रांसफर कहाँ कर रहा है, किसकी इन्वेस्टमेंट ऑफशोर में है, क्या है। तो उसके लिए कानून साजी करते हैं। कानून साजी के लिए ये लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उस पर जाके आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके अंदर ये बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी में जो पाबंदी लगाने वाले ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 9 ममालिक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है, क्लियर। और इसके अलावा ये 9 ममालिक हैं, अलजायर, मिस्र, चाइना वगैरह, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी लगाई हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक। और 42 ममालिक हैं जिन्होंने छुपी हुई पाबंदी लगाई हुई है। छुपी हुई पाबंदी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक्सचेंज नहीं खोल सकते, आप यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, ये छुपी हुई पाबंदी है। उसका मतलब ये होता है। ये 42 ममालिक हैं। तो बाज़ लोग 2 ममालिक की मिसाल देते हैं कि भाई लीगल टेंडर बना दिया, और उसी रिपोर्ट के अंदर ये तफसीलात भी हैं, इसको वो हज़फ कर देते हैं। तो हमारे सामने पूरी पिक्चर होनी चाहिए कानूनी तौर पे कि भाई 2 लोग उसको लीगल टेंडर भी मानते हैं, मगर 9 ममालिक ने उस पर पाबंदी भी लगाई हुई है, 42 ममालिक ने उस पर छुपी हुई पाबंदी लगाई हुई है, और ये आम ममालिक नहीं है। अच्छा, मैं बस इख्तिताम करता हूँ, फिर आप सवालात होंगे तो उस पर देख लेते हैं इंशाल्लाह। क्रिप्टो करेंसी का मुतबादिल क्या है? देखें, बात यह है कि लोग ये कह सकते हैं कि आज जो हम कागजी करेंसी है जिसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो डिजिटल हद तक बढ़ चुका है। आप डिजिटली मोबाइल ऐप्स के जरिए से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रास्ट एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें और क्रिप्टो करेंसी में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों ही डिजिटल हैं। आपकी जो कागजी करेंसी है वो भी तो फर्जी तौर पे सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खाते के अंदर नई करेंसी बना के लिख देता है। तो दोनों ही फर्जी नंबर हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों डिजिटल करेंसी है। ये साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस प्रेजेंटेशन के आखिर में मैंने 26 डिफरेंसेस यानी 26 फ़र्क क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी के लिख दिए हैं, और ये अखबारात में भी छप गया है। आज के जो रोज़ाना इस्लाम है ना अखबार, आज के अखबार के मैगजीन एडिशन में आपको वो फ़र्क मिल जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में मैंने लिख दिए हैं, किताबी शक्ल में मैंने उसको PDF के अंदर छाप दिया है, और वो साइंसी फ़र्क हैं, ठोस साइंसी फ़र्क हैं। तो 26 फ़र्क हैं, ठीक है, आम करेंसी और डिजिटल करेंसी के अंदर। आप सेंट्रल बैंक ये कहते हैं कि यार हम क्रिप्टो करेंसी को तो नहीं अपना सकते। देखिए, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहे कि मैं पाकिस्तानी रुपया को छोड़ देता हूँ और बिटकॉइन को अपना लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पाकिस्तानी रुपये को छोड़ के कुछ लोगों के हाथों में अपनी पूरी माशी बागडोर दे रहे हैं। अगर पाकिस्तानी रुपये को छोड़ के अमेरिकी डॉलर अख्तियार कर लेता है तो फिर अमेरिका के पास चले जाएंगे आप। अगर बरतानवी पाउंड ले जाए तो बरतानिया की गिरवी हो जाएंगे, ठीक है। मगर अगर आप बिटकॉइन लेते हैं तो आप तो पता नहीं किसके गिरवी हो जाएंगे, ऐसे लोग जो कि इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, पता भी नहीं होगा आपको। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका मुतबादिल है क्रिप्टो करेंसी का, मगर वो हुकूमत ही जारी करेगी, और हुकूमत का इस पर कंट्रोल होगा, डिजिटल फॉर्म होगी। अब उसके पीछे हकीकी करेंसी होगी
या हकीकी करेंसी का वो वसीका होगा, यानी रिसीप्ट होगी, इस पे अभी साइंसदान सोच रहे हैं कि उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे। अभी आई नहीं है कोई सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, इस पे काम हो रहा है ताकि उसकी हकीकत को वाज़ेह किया जा सके। तो ये क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी के फ़र्क हैं, ये तकरीबन 26 के करीब फ़र्क हैं। ये अभी हमारे पास टाइम चूँकि नहीं है, सिर्फ 20 मिनट रहते हैं, तो मैं इन फ़र्कों को का इजहार नहीं करता, बस इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये आप हजरात देख लीजिएगा, मैं अभी स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा, और ये अखबारात में मज़ामीन के अंदर भी छप चुके हैं, और मैं आपको खुलासा इस सारी प्रेजेंटेशन का दे देता हूँ ताकि बात का निचोड़ सामने आ जाए हमारे पास। तो खुलासा इस सारी बात का ये हुआ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर नेटवर्क पर रिकॉर्ड को महफूज करते हैं। कोई किसी चीज़ का भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो शराब का भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो सूद का भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो वफाकुल मदारिस के तुलबा का नताइज का रिकॉर्ड भी हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाने में हुआ। बिटकॉइन का सबसे पहले उसमें इंदराज किया गया। बिटकॉइन को सन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने अपने वाइट पेपर में पहली मरतबा मुतारिफ करवाया, और 2009 में इसका लेजर वजूद में आया। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी उभरती हुई वसी मार्केट है। और बिटकॉइन या इस तरह की दूसरी डिजिटल करेंसियों का कोई हिस्सी वजूद नहीं है। हिस्सी वजूद तो दरकिनार, कोई डिजिटल वजूद भी नहीं है। ये फर्जी नंबर है, फर्जी नंबरों का खातों में इंदराज है। ये सॉफ्टवेयर की तरह भी नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, इससे ज़ाती इंतफा कोई हासिल नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन में शुरू में कोई कीमत नहीं थी, फिर बाद में इसमें मसनी तौर पर कीमत पैदा की गई, और माइनिंग के अमल से ये वजूद में आती है। माइनिंग के अमल के अंदर मुसाबिकत होती है, उससे दरियाफ्त करने वाला कामयाब होता है और बेशतर नाकाम होते हैं। माइनिंग के अमल में गैर यकीनी सूरत हाल होती है, अनसर्टेनिटी होती है, गरर होता है, और गारंटी नहीं होती है कि कोई माइनर अपने वसाइल लगा के माइनिंग के अमल में कामयाब भी हो जाएगा। आम क्रिप्टो करेंसी सारिफ के लिए माइनिंग के अमल में कामयाब होने का खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल होता है। बिटकॉइन से चीज़ों की खरीदारी अगर आपने करनी है तो सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से ही मुमकिन है, इसके बगैर इसके ज़रिए से रोज़मर्रा की अशारी की खरीदारी मुमकिन नहीं। यानी आपको कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब आप बिटकॉइन से कोई खरीदारी कर सकते हैं। बिटकॉइन की तरह हर कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। इस वक्त 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी वजूद में आ चुकी हैं। आलमी माहिरीन के नज़दीक बिटकॉइन लॉटरी की एक शक्ल है, ये आलमी माशी माहिरीन कह रहे हैं। और साइंसदानों और माशी माहिरीन के नज़दीक ये करेंसी की सिफात इसमें नहीं पाई जाती, ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ना स्टोर ऑफ वैल्यू है, ना और दीगर सिफात हैं इसके अंदर। और आखिर में मैंने ये साइंसी हवालाजात दिए हुए हैं